Hello everyone, I am Dr. Sasi Sekhar and welcoming you all on the Trans Easy platform, Easy Transformation for GATE. So today we are starting our the demonstration classes or introductory classes for the GATE of Food Tech XE batch on 23 and 24 batch. So in this video we are going to deal with the what is food technology and what is the scope of food technology, and what is the career perspective of the food technology about the global market, what is the research and development, all the things. So सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फूड टेक्नोलॉजी है क्या. बेसिकली food technology is a technological intervention in food sciences for value addition and to reduction in food loss. As we all know that in the 21st century there are major problem of the food loss and the nutritional imbalance. So this is the work and this is the duty of the food technologist, which can deal with this problem and produce a sustainable approach for the food development and technological development. So in this class we are going to deal with the what is the food technology and all the things. So once again, this is the technological intervention of food science for value addition and to reduction in the food loss. Nowadays, this is an emerging sector which explore how to minimize the food loss and how to minimize food waste. This is the how technology can be harnessed for the innovation in food production, transportation, storage, processing, marketing, distribution, consumption and disposal. मीन्स दैट आज के डेट में जो फूड टेक्नोलॉजी है हर एक एस्पेक्ट को इसकी जरूरत है, वो प्रोडक्शन से लेके और डिस्पोजल तक. जैसे ट्रांसपोर्टेशन में काफी सारी लॉसेस होती हैं, स्टोरेज में काफी सारी लॉसेस होती हैं, प्रोसेसिंग में लॉसेस होती हैं. तो the duty of the food technologies is that how to minimize these losses from the technological intervention, and this is very emerging sector nowadays, not in India but in the global aspect. There is a huge and emerging market of the food technologist. So what is food technology? We just learn what is food technology, but we are trying to learn what is the origin and history of the food science and technology. आप लोगों को पता है कि फूड साइंस और टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री क्या है. हिस्ट्री मीन्स कि आप किसी भी नए चीज को अगर इनिशिएट करना चाहते हैं तो प्राइमरी हम लोग को जानना होगा कि उसकी हिस्ट्री क्या है. तो अगर हम लोग फूड टेक की प्रिपरेशन में लगे हैं तो हिस्ट्री जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका हिस्ट्री क्या है, ताकि हम उसका फ्यूचर कनेक्शन करके आगे बेहतर कर सकें. और तो मेरे नजरिए से अगर मुझसे पूछा जाए कि फूड टेक्नोलॉजी का ही हिस्ट्री क्या है, तो इसकी हिस्ट्री शुरू से जब से मैनकाइंड का एवोल्यूशन हुआ है तब से फूड टेक्नोलॉजी की एक एस्टेब्लिश हिस्ट्री है. जैसे हम लोग को पता है कि शुरू में जो हमारे एंसेस्टर्स से जब से कल्टीवेशन शुरू हुआ तब से लेके वो लोग फूड स्टोरेज करते थे, फूड को एक्यूमुलेट करते थे, और अन सीजन या अनप्रोडक्टिव स्टेट जब आता था उनके सामने, जैसे कभी रेनी सीजन आ गया या कोई ड्रास्टिक चेंज हो गया, तो उसी स्टोरेज फूड से अपना वो यूज करते थे. लेकिन वो काफी मिनिमम स्ट्रेटेजी थी या मिनिमम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था उस समय. सो ये हिस्ट्री है इसकी. धीरे धीरे ये चीजें आगे बढ़ती गई और बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई. मैं कुछ को यहाँ टैकल करना चाहूंगा, आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय सबसे बड़ी दिक्कत हो गई फ्रेंच गवर्नमेंट के सामने कि उनके सैनिकों को एक सेफ और पैक्ड फूड देने की, क्योंकि जो सैनिक अपने यहाँ से दूर जाते थे वार में उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती थी और उसके चलते काफी सारी चीजें दिक्कतों का सामना फ्रेंच गवर्नमेंट को करना पड़ा था. तो उस समय ड्यूरिंग 1803 यानी 18वीं शताब्दी में, 18वीं सदी में, उस समय की फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक में 12,000 फ्रैंक उन्होंने एक्यूमुलेट किया और बोला कि अगर हमारे सैनिकों को भोजन के लिए या पैक्ड फूड बनाने के लिए अगर कोई साइंटिस्ट हेल्प करता है तो वी विल रिवार्ड दैट साइंटिस्ट फॉर 12,000 फ्रैंक्स. आज के डेट में लगभग वो 20-22 लाख रुपए होते हैं, जो कि मैं बात कर रहा हूँ 1803 से 1815 की. तो रिज्यूम किया जा सकता है कि फूड टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस शुरू से कितनी रही है. सो ये बात हुई 1809 में.
कि एक फ्रेंच कन्फेक्शनर थे, उन्होंने एक मेथड डेवलप किया जिसमें कि फूड को एक ग्लास कंटेनर में बंद किया गया और वो कुछ लंबे समय तक चला, जिनका नाम था निकोलस एपर्ट। एंड निकोलस एपर्ट इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। सो सबसे पहले फूड प्रोसेस का, फूड टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन जो फूड स्टोरेज में किया, और निकोलस एपर्ट साहब ने किया, जो कि 1809 में था। और फॉर दैट ड्यूटी, फॉर दैट परफॉर्मेंस, द फ्रेंच गवर्नमेंट रिवार्डेड हिम विद द 12,000 फ्रैंक। लेकिन टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, तो उसके पीछे का साइंस किसी को पता नहीं था कि व्हाई दिस फूड आज स्टोर्ड इन अ ग्लास कंटेनर रिटेन ए लॉन्ग फॉर ए लॉन्ग टाइम। सो ये उनके 50 साल के बाद, आफ्टर 50 ईयर्स, ये भेद खुला और ये कंसेप्ट डेवलप हुआ कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो ये पता चला कि फूड के स्पॉयलेज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे सप्रेस किया जाए कि हमारे फूड का लाइफ स्पेन बचा रहे और बना रहे, इसके लिए आप लोग को पता होगा लुइस पास्चर का नाम। सबसे पहले लुइस पास्चर साहब ने ये डिस्क्राइब किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द बेसिक थिंग विच आर कॉजेज द फूड स्पॉयलेज। सो उन्होंने एक बायोकेमिस्ट के हेल्प से एक मेथड डेवलप किया, जिसको कि हम लोग पास्चराइजेशन बोलते हैं। उसमें फूड को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक गर्म करके और फिर उसको ठंडा किया जाता है, और उन्हीं के ऑनर में इस प्रोसेस को नाम दिया गया पास्चराइजेशन। सो कम ऑन द प्रीवियस स्लाइड। सो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें हम लोग बात करेंगे कि फूड टेक क्या है, फूड टेक की हिस्ट्री क्या है, फूड टेक का स्कोप क्या है, फूड टेक कैसे आगे, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या स्कोप है, ऑल द थिंग्स। सो फूड टेक को हम लोगों ने इस प्रेजेंटेशन में या इस डेमोन्स्ट्रेशन में 4 भाग में बांटा है कि व्हाट इज द कैरियर ऑफ इन फूड टेक, व्हाट इज द जॉब प्रोस्पेक्ट ऑफ फूड टेक, which institution are the good for the food tech, and what is the R&D research and development scope of food tech। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे गेट एक्सी के बारे में कि गेट एक्सी का सिलेबस क्या है, उसका प्रीवियस कट ऑफ कितना था, एग्जाम पैटर्न क्या है और एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या है। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। सो कम ऑन दिस स्लाइड। तो आज मैं आपको ये इस स्लाइड से मैं बताने जा रहा हूँ कि फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी का क्या क्या स्कोप है और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। सबसे पहले जब हम लोग गेट का सिलेबस देखेंगे तो उसमें आता है फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, सबसे पहला यूनिट है। और फूड माइक्रोबायोलॉजी भी है जो सेकंड में आता है। सो फूड केमिस्ट्री सबसे बेसिक है एंड इट इज द मोर एडवांस थिंग इन द फूड साइंस डेवलपमेंट एंड फूड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। So, what is the duty of those people? The food chemists develop and improve foods and beverage, analyze the method of cooking, canning, freezing, and packaging, and study the effect of processing on food. Because food is a crude material, as we know that food is a crude material. So, and these are the physical methods: canning, freezing, cooking. All the things are the physical methods. So, अगर किसी physical method को किसी भी पेरिसेबल आइटम पे हम करते हैं तो उसके न्यूट्रिशनल क्वालिटी में या उसके टेक्सचर में, अरोमा में और अपीयरेंस में काफी सारी चेंजेस होती हैं। तो फूड केमिस्ट जो होते हैं उनका ड्यूटी यही होता है, फूड केमिस्ट उनका ड्यूटी यही होता है कि वो उस चीज को एनालाइज करे और देखे कि वो चीजें कैसे इफेक्ट कर रही है फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी को। साथ साथ सेंसरी साइंस, ये एक नया इमर्जिंग फील्ड है फूड साइंस में, जिसमें कि यूरोप में और बाहर के देशों में हो रहा है। अभी इंडिया में थोड़ी बहुत इस पे काम हो रही है, लेकिन हम लोग सेंसरी साइंस के बारे में भी जानेंगे। सेंसरी साइंटिस्ट वर्क टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड्स एंड हाउ कंज्यूमर्स परसीव देम। ये सबसे बड़ी चैलेंज यही होती है। हम लोग जो भी सुपर मार्केट से फूड लेते हैं, खाते हैं, तो उसमें एक एरोमा होता है, उनकी एक टेक्सचर होती है और उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। कहीं ना कहीं वो सब कैरेक्टरिस्टिक हमारे सेंसरी सिस्टम पे, हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो है उस पर इम्पेक्ट करती है और हमको उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर काफी दिनों तक याद रहता है। कुछ कुछ फूड्स हमारे फेवरेट भी हो जाते हैं, आप लोग को भी होंगे। सो सेंसरी साइंस में ही होता है कि they ensure the foods we eat are appealing and addition to being safe and nutritious. So this is the work of the sensory scientist. थर्ड वन इज द फूड क्वालिटी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फूड क्वालिटी एंड माइक्रोबायोलॉजी, जैसे हम लोगों ने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फूड स्पॉयलेज के लिए और फूड डिग्रेडेशन के लिए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। सो
food quality and microbiology. The food microbiologists play a critical role in making sure food is safe to consume. They have expertise in a variety of scientific disciplines. This is the interdisciplinary field. इसमें सारे मैक्सिमम बायोकेमिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट सबकी जरूरत पड़ती है, इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होता है इसमें। और इसी के चलते आज के डेट में पॉसिबल हो गया है कि हम लोग फूड प्रिजर्वेशन में और फूड टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस मूव कर पाए हैं। सो दिस इज द वर्क ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उसके बाद बात आती है फूड इंजीनियरिंग की। फूड इंजीनियर्स डिजाइन एंड डेवलप सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, पैकेजिंग एंड हैंडलिंग द फूड। और वैसे भी अगर हम लोग खूब गौर से देखें तो शुरू से जब से मैनकाइंड का एवोल्यूशन हुआ है तब से इंजीनियर्स का रोल हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो भी एडवांसमेंट होती है सोसाइटी में, चाहे टेक्नोलॉजिकल हो या और जिस तरीके के डेवलपमेंट हो, सबके पीछे कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी छुपी हुई होती है। और वो टेक्नोलॉजी का इंटरप्रिटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन और डेवलपमेंट इंजीनियर्स के थ्रू होता है। सो फूड इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियर्स डिजाइन एंड डेवलप सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टोरिंग, कैसे स्टोर करेंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे, कैसे पैक करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे फूड को। दीज ऑल आर द ड्यूटी ऑफ फूड इंजीनियर्स। लास्ट वन इज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसमें हम लोग पढ़ते हैं डेवलपर्स वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ ए टीम कंटिन्यूअली स्ट्राइव टू क्रिएट हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स दैट टेस्ट गुड एंड आर अफोर्डेबल फॉर द कंज्यूमर्स। क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि इकोनॉमिक कंडीशन के अनुसार, किसी भी सोसाइटी का इकोनॉमिक रेजिलियंस क्या है उसके अनुसार हम लोग उसमें प्रोडक्ट का डेवलपमेंट अगर मार्केट के थ्रू होता है तो दिस इज गुड, और सबके इजी टू रीच होता है और इजीली एक्सेसिबल होता है। तो ये हो गया फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और इन लास्ट में सेल्स एंड मार्केटिंग, जो सबसे लास्ट में आता है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू जनरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है। So food marketing and sales professionals communicates through the technical presentations, trade shows, print and virtual media, and face-to-face meeting with the product developers. इनके थ्रू इनकी सेल्स एंड मार्केटिंग होती है। सो इन द फूड टेक सेक्शन और इन द फील्ड ऑफ फूड टेक्नोलॉजी वी आर डीलिंग विद दिस मेजर 6 सब्जेक्ट्स इंडस्ट्री ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बेस्ट of the 21st century. So now we are moving on the jobs and salary in the food tech. What is the job prospects of food tech? Actually, देखिए इसमें बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, जैसे बैचलर डिग्री होती है, उसमें बीटेक होता है, बीएससी होती है, बीई होती है, और एमटेक होता है और पीएचडी होता है। मास्टर डिग्री में हमारे आते हैं एमटेक, एमएससी, बैचलर डिग्री में बीएससी, बीटेक और बी। तो ये एग्जाम, गेट के एग्जाम जो है इन सारे लोग दे सकते हैं जो फाइनल ईयर में है और ये पास आउट है। सो फूड साइंस के जो बीएससी हैं वो उनका जॉब प्रोस्पेक्ट क्या है? दे कैन बी स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर, होम इकोनॉमिस्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, टेक्निकल मार्केटिंग पर्सनल हो सकते हैं, फूड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, हाइजीन एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, फूड सेफ्टी एंड इंस्पेक्शन फील्ड में भी जा सकते हैं, जो एफएसएसएआई अपने यहाँ है इंडिया में, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसमें जो भी फूड एक्सपर्ट के रूप में जाते हैं तो उनकी एलिजिबिलिटी होती है बैचलर डिग्री इन द फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो हु कैन पास द बीएससी और इन द फाइनल ईयर, if they want to go to, then this is the great scope for them in the government of India. साइमल्टेनियसली बीटेक फूड टेक, ये थोड़ी सी एडवांस है चूंकि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन होती है इसमें। बीएससी में कंप्लीट हम लोग फूड साइंस के बारे में पढ़ते हैं, इसमें यहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन क्या है फूड साइंस में उसके अनुसार पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट की जॉब मिल सकती है, रेगुलेटरी अफेयर अफेसर्स मिल सकते हैं, लेबोरेटरी के टेक्नीशियन बनते हैं, टेक्निकल ब्रेवर बनते हैं, परचेजिंग मैनेजर बन सकते हैं, एनालिस्ट बन सकते हैं, फूड सेफ्टी एंड इंस्पेक्शन में भी उनका रोल होता है, वहां भी जा सकते हैं। तो ये तो है चैनल प्राइमरी जो इनका जॉब प्रोस्पेक्ट है बैचलर डिग्री वालों की, इनकी है। सैलरी अगर देखें तो बीएससी फूड साइंस वालों की सैलरी लगभग स्टार्टिंग में 3.5 लाख पर एनम की होती है, जबकि बीटेक जो होते हैं टेक्नोलॉजिकल, जो जिनके पास टेक्निकल डिग्री होती है उनकी सैलरी 4.5 लाख पर एनम होती है। एट द स्टार्टिंग मोर और लेस 10% आप इंक्रीज या डिक्रीज इसको कर सकते हैं। एंड दिस इज द एमटेक, फूड टेक एंड पीएचडी इन फूड साइंस। अभी आगे के स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं तो जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहे हैं फूड साइंस में या फूड टेक्नोलॉजी में, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल एमटेक फूड टेक्नोलॉजिस्ट का और पीएचडी जो फूड साइंस में किए होते हैं उनका होता है।
इनका जॉब प्रोस्पेक्ट है कि ये फूड साइंटिस्ट बनते हैं। एकेडमिक्स में जाएंगे तो असिस्टेंट एसोसिएट या प्रोफेसर बन सकते हैं। रिसर्च साइंटिस्ट बनते हैं लाइफ साइंस के। उसके बाद से प्रोसेस डेवलपमेंट साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइंटिस्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर हो सकते हैं। ये थोड़ी हाई एजुकेशनल जॉब है, इसलिए यहाँ पर मास्टर्स डिग्री या पीएचडी की रिक्वायरमेंट होती है और इनकी एवरेज सैलरी जो होती है पर एनम 7 लाख होती है। तो ये जो जॉब्स मैंने दिखाए हैं, ये अकॉर्डिंग टू द इंडियन मार्केट है और ये सैलरी भी इंडियन मार्केट के अनुसार है। सो दिस इज द जॉब प्रोस्पेक्ट एंड सैलरी ऑफ द फूड टेक्नोलॉजी। अब हम लोग आते हैं व्हाट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फूड टेक्नोलॉजी। देखिए, गेट क्वालिफाई करके और एमटेक करना या पीएचडी करना ये एक अच्छी बात है। साथ साथ अगर आपके पास कुछ इनोवेटिव आइडिया है तो आप सोसाइटी को कुछ दे सकते हैं जिसका सोशियो इकोनॉमिक रिलीवेंस कुछ हो। तो उसके लिए आपको अभी से ही कुछ ना कुछ आर&डी के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम लोग गौर से देखें पिछले 50 सालों में तो हम लोग को बहुत बड़ा चेंज दिखेगा अपने फीडिंग हैबिटेट में अगर हम लोग देखें। पहले इतनी पैक्ड फूड नहीं आती थी, लेकिन आज की डेट में अगर सुपर मार्केट में हम लोग चले जाएं तो देयर आर लॉट ऑफ वेराइटी प्रेजेंट इनसाइड द सुपर मार्केट। सो इट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फूड टेक्नोलॉजी फील्ड। तो यहाँ पर दो चीजें काम करती हैं। एक तो होती है वर्टिकल फार्मिंग। देखिए, फूड एक ऐसी चीज है जिसका कि कोई ऐसा प्रोडक्शन नहीं है जो कि आप आर्टिफिशियल कर सकें। एवरीथिंग डिपेंडेंट अपॉन द लाइव ऑर्गेनिज्म। चाहे वो कुछ भी खाने वाला चीज हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लांट से बना है, किसी न किसी एनिमल से बना है, किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना है। तो ये जो चीजें हैं सारी की सारी लिविंग है। तो इसमें इनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत बड़ा स्कोप है और इसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेस पे आप लोगों ने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय से लेकर और आज के डेट में, जिस समय प्रिजर्वेशन का कोई टेक्निक नहीं था, काफी लोग ऐसे चले जाते थे जिनको कि समय पे सही न्यूट्रिशन नहीं मिलता था। लेकिन आज के डेट में वैसी स्थिति नहीं है। इट इज ओनली ड्यू टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फूड टेक्नोलॉजी। तो इस फिगर में आप देखिए कि एक वर्टिकल फार्मिंग का बना हुआ है और एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन का बना हुआ है। ये नई एरिया ऑफ रिसर्च की है जिसमें कि हम इंसेक्ट्स को, सेलुलर एग्रीकल्चर को, अलगी को, फाइबर्स को, हर एक चीज को, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पोटेंशियल को हम लोग हायर करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, उनको वैल्यू एडिशन करते हैं और वैल्यू एडिशन करने के बाद वो फाइनली पैक्ड होके और स्टेबलाइज करके सुपर मार्केट में आ जाती है। तो इसमें बहुत सारा रिसर्च का एक अपना स्कोप है जो कि हम लोग देख सकते हैं। सो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग रिसर्च में? न्यू, नॉट जस्ट इम्प्रूव प्रोडक्ट्स। एक नए प्रोडक्ट, देखिए कोई भी नया प्रोडक्ट जब बनता है तो उसके पीछे एक टाइम फ्रेम होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आज हमने सोचा कल नया प्रोडक्ट बन जाए। एग्जाम्पल भरा पड़ा हुआ है। जो भी साइंटिस्ट अच्छे अच्छे जो डिस्कवरी किए, जो साइंटिस्ट जो रिसर्च किए, उनमें बहुत टाइम गैप था। जैसे पेनिसिलिन का खोज जब हुआ, एंटीबायोटिक आप लोगों को पता होगा, उसमें बहुत बड़ा टाइम पीरियड था, लगभग 12 सालों के रिसर्च के बाद पेनिसिलिन का डिस्कवरी हुआ। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि न्यू, नॉट जस्ट इम्प्रूव प्रोडक्ट्स। जो हम लोग कुछ इम्प्रूव प्रोडक्ट्स बनाए उसके लिए कंसेप्चुलाइज होकर आज के रिसर्च में चल रहा है। इंक्रीज्ड स्पीड टू मार्केट, इसके लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा देश या जो ग्लोबल हम लोग देखें अगर, तो उसमें एरिया ऑफ जो हमारे लोगों के रहने का जो डेंसिटी है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, बहुत बड़ा है। तो बहुत जगह ऐसी चीजें होती हैं कि यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पहुंच नहीं पा रहा है, समय पे नहीं पहुंच पा रहा है। तो उसमें भी काफी सारे स्कोप हैं जो कि हम लोग स्पीड टू द मार्केट को बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्ट्स इन रिस्पॉन्स टू द पेंडेमिक। देखिए, कोविड जो पेंडेमिक आया तो हम लोग को सिखा के चला गया कि इसके लिए भी हम लोग को कहीं ना कहीं तैयार रहना चाहिए कि कभी भी कंडीशन जो है वो खराब हो सकती हैं। और उस टाइम में ह्यूमैनिटी को या सोसाइटी को बचाने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो पेंडेमिक में रिस्पॉन्ड करें। और न्यूट्रिशन, क्योंकि उस टाइम में सारी हरी सब्जियां, सारे फ्रूट, सारे पेरिसेबल आइटम मार्केट में बहुत कम अवेलेबल थे। सो उस टाइम के लिए हम लोग को कुछ ऐसा भी आर&डी में लोगों को सोचना होता है जिससे कि उस टाइम के सिचुएशन के लिए हम लोग मार्केट को टैकल कर सकें। चौथी सबसे बड़ी चीज है टारगेटेड हेल्थ क्लेम मार्केटिंग। देखिए, जैसे जैसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे लोग में सोचने की शक्ति विकसित हो रही है, वैसे वैसे लोग अपने न्यूट्रिशन के लिए भी काफी सजग हो रहे हैं। तो अब आज के डेट में अब नीदरलैंड या यूरोप में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि
अपने फूड पैकेट पे कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कितना परसेंट है, दे आर प्रिंटेड ऑन देयर फूड पैकेट्स एंड ऑल द थिंग्स। सो ये टारगेटेड हेल्थ क्लेम मार्केटिंग इसको कहते हैं, जिसमें कि हम लोग जैसे किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है, तो उनके अनुसार जो है हम लोग टारगेटेड फूड डेवलपमेंट भी, दिस इज ए ड्यूटी, ऑल्सो ड्यूटी ऑफ द फूड टेक्नोलॉजिस्ट। साथ साथ वेस्ट रिडक्शन, वेस्ट रिडक्शन एक मेजर प्रॉब्लम है आज की डेट में, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो या फूड साइंस में हो। वो इंग्रेडिएंट्स कैसे सस्टेनेबल हो, सस्टेनेबिलिटी मीन्स उनकी लाइफ साइकिल कैसे बढ़ाई जाए, कैसे उनको ज्यादा दिन तक स्टेबलाइज रखा जाए, कैसे उनको न्यूट्रिशियस बनाया जाए, ऑल द थिंग्स आर स्टडी इन द सस्टेनेबल इंग्रेडिएंट्स। तो ये सारे के सारे जो हैं ये नए और इम्प्रूव प्रोडक्ट्स, और ये सारे के जितने भी हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, दीज आर द फील्ड्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो आगे आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंस्टीट्यूट्स ऑफ फूड टेक की। देखिए इस स्लाइड्स में व्हाट एवर आई हैव मेंशन, दीज आर द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन and who accepted the GATE score. So primarily IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, NIT राउरकेला, ICT मुंबई, SBTU कानपुर, ये सारे जो हैं पायनियर इंस्टीट्यूशन है फूड टेक के लिए। इनके लिए ये गेट भी एक्सेप्ट करते हैं और इनका एक अपना इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन भी होता है एमटेक में या पीएचडी में एंट्रेंस के लिए या एडमिशन के लिए। बाद बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशन यहाँ देख रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। ये सारे के सारे अपने गेट स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं और एडमिशन देते हैं। तो यहाँ से ये सारे, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी भी एजुकेशन अच्छी है, तो वहां भी हमारा स्कोप बनता है, वहां से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। सो अब बात आती है कि ऑप्शन इन हायर स्टडी इन एमटेक इन फूड टेक्नोलॉजी। अगर हम एमटेक कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी और एमटेक, तो एमटेक और पीएचडी में हायर स्टडी में क्या क्या उसका ऑप्शन है, ये भी मैंने इसमें दिखाया है कि मास्टर इन इंजीनियरिंग इन फूड टेक्नोलॉजी, मास्टर इन टेक्नोलॉजी इन प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फूड बायोटेक्नोलॉजी। देखिए सारे के सारे फूड टेक्नोलॉजी से ही जुड़े हुए हैं। कोई प्रोसेसिंग की बात कर रहा है, कोई फूड टेक की बात कर रहा है, कोई फूड बायोटेक की बात कर रहा है, कोई फूड एंड न्यूट्रिशन की बात कर रहा है, कोई सेफ्टी एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा है, और एमबीए तो खैर पता ही है मार्केटिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे स्कोप जो हैं हमारे ऑप्शंस हैं, जो कि अगर एमटेक या पीएचडी में अगर हम जाते हैं तो इनको हम लोग आगे परस्यू कर सकते हैं। तो आपके इंट्रोडक्शन के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड दिस स्लाइड फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड इंट्रोडक्शन। सो दिस इज द option for higher study of in the MTech and PhD. So now we are discussing about the GATE XE, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसकी हम लोग क्लासेस शुरू करने वाले हैं। और ये जो है आज उसके लिए एक इंट्रोडक्टरी और डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस वी हैव अरेंज दिस थिंग। सो प्राइमरी व्हाट इज गेट, आप लोगों को पता ही होगा गेट क्या है, बट फॉर ऑल ऑफ यू आई हैव जस्ट मेंशन ऑल द थिंग्स। A candidate who is currently studying in third or higher year of the any undergraduate degree, जैसे हमने कहा था, या तो आप बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, अगर आप थर्ड ईयर में हैं या अगर उसके ऊपर वाले में हैं या आपने पास आउट कर लिया है, तो यू कैन इजिली फिल अप द फॉर्म एंड अपीयर इन द गेट एग्जामिनेशन। बेसिकली गेट एग्जामिनेशन है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, नेशनल एग्जामिनेशन है, जो कि आईआईएस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और 7 आईआईटी इसको कंडक्ट करती है। जिसका कि सर्टिफिकेशन, जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू मिलेगा, यू आर गेट क्वालिफाइड। सो qualifying gate is required for admission to postgraduate programs, master and doctoral with Ministry of Education and other government scholarship and assistantship। तो ये चीजें होती हैं कि जैसे आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, तो अगर आपको आगे परस्यू करना है, तो अगर आप गेट क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ एक हैंडसम अमाउंट ऑफ फेलोशिप मिलती है, असिस्टेंटशिप मिलती है आपके फर्दर करियर एडवांसमेंट के लिए और स्टडी के लिए। तो यू कैन choose the gate for this thing। साथ ही साथ द गेट स्कोर इज यूज्ड बाय सम पीएसयू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स हैं, कुछ ऐसी भी कुछ नवरत्ना है,
और कुछ महानवरत्न है। ये कंपनियां कुछ ऐसी हैं जो कि यूज करती हैं, या दे आस्क अबाउट द गेट स्कोर। आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर है, अगर अच्छी स्कोर है तो आपको डायरेक्ट इन्वॉल्व करते हैं अपने पास, और आपको यहाँ से जॉब, इसका जॉब प्रोस्पेक्ट भी है। मतलब गेट का मतलब ये नहीं कि केवल आप टीचिंग में या स्टडी में जाएंगे, you can also look for the uh, certain job in the PSA and other things। और ये जो चीज है कि जो गेट की स्कोर होती है वो रिजल्ट आने के दिन से लगभग 3 इयर्स तक वो वैलिड होती है। स्कोर विल रिमेन वैलिड फॉर द 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट। तो ये हमारा हो गया गेट के एक्सी के बारे में। अब गेट का हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो नॉर्मल जैसे इंजीनियरिंग गेट का एग्जाम होता है वैसा ही होता है। इसमें भी कंपलसरी सेक्शन होते हैं, ठीक, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड होता है और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होती है। तो जनरल एप्टीट्यूड में 15 क्वेश्चंस आते हैं और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी 15 क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों मिलके हो जाते हैं 30 क्वेश्चन। ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चन। सो अब उसके बाद हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम वी हैव टू सेलेक्ट एनी 2 ऑप्शनल सेक्शंस। इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स से लेकर एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक साइंस तक होती है। तो ये हो गया फूड टेक। इसके अलावा आपको एक सब्जेक्ट जो ऑप्शनल में है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो मोस्टली पीपल सेलेक्ट द थर्मोडायनेमिक्स एंड दिस 2 सेक्शन कैरिड आउट 35 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन एंड द 2 सेक्शन 35 into 2 is equal to 70 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे इस सेक्शन से आएंगे और कंपल्सरी सेक्शन से आएंगे 30 क्वेश्चन। टोटल हमारे 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये इसका एग्जाम पैटर्न है गेट का। सो अब नाउ वी आर मूविंग द लेंथ ऑफ द एग्जामिनेशन। एक 3 घंटे की एग्जाम होती है इसकी। देयर विल बी टोटल 65 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स विल बी 100 मार्क्स एंड 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन, जो हम लोग आगे देखेंगे। इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और कुछ असर्शन रीजन टाइप के होते हैं। तो ये हो गई। अब लोग बात करेंगे सिलेबस की। देखिए इसमें जैसे हम लोगों ने कहा कि 2 कंपल्सरी पेपर हैं, एक जनरल एप्टीट्यूड और एक है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। साथ ही साथ हमारे 2 कंपल्सरी पेपर हैं, थर्मोडायनेमिक्स और फूड टेक। तो ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इधर जो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, ये यादव सर हैं वो हैंडल करेंगे, इसको वो देखेंगे। और ये फूड टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन है, इसको मैं देखूंगा। इसमें भी यादव सर का इंटरवेंशन है और वो है आपको फूड इंजीनियरिंग और फूड प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी। ये यादव सर का है पार्ट और ये टेकल करेंगे, और मेरा है फूड केमिस्ट्री, न्यूट्रिशन एंड फूड माइक्रोबायोलॉजी। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ द फूड टेक। नाउ वी आर गोइंग टू डील अबाउट व्हाट इज द प्रीवियस ईयर कट ऑफ। ये सबसे जरूरी चीज जो है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है। 2020 में 2020 में जनरल की कट ऑफ 26 थी, ओबीसी कट ऑफ 23.4 थी, एससी एसटी की कट ऑफ 17.3 थी। 2021 में स्लाइट इंक्रीज हुआ है, ये 37 चला गया था, 33.4 और 24.6 ये मार्क्स की कट ऑफ गई थी। ये मैं कट ऑफ की बात बता रहा हूँ, दिस इज कट ऑफ, दिस इज नॉट द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स 2020 में लगभग 89.7 के करीब में आए थे, जबकि मैक्सिमम मार्क्स इसमें 90.4 के करीब में आए हैं। ये ध्यान रखना है, ये कट ऑफ नहीं है, ये मैक्सिमम मार्क्स है और ये कट ऑफ है। अगर इतना हुआ तो यू आर गेट क्वालिफाइड, बट it doesn't mean ki if you get this marks then you can get easily admission in the IIT and all the central institution. No, it is not possible because the lower cutoff is this, but highest marks obtained by the students in 2020 is 89.7 and 90.4। यहाँ पर हमने लिखा है, हालांकि एक्सी का जो फूड टेक होता है इंजीनियरिंग सेक्शन का, उसका कट ऑफ एक्सेल से थोड़ा सा कम होता है। और याद रखना है कि 50 to 60 मार्क्स चाहिए हमको आईआईटी में अगर फूड टेक में एडमिशन लेना है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन आईआईटी देन योर मार्क्स शुड बी between 15 to 55 to 60%, means that at least 60% marks is very important। इतना अगर आ रहा है तो यू कैन एक्सपेक्ट योर सीट्स इन आईआईटी एंड एनआईटी।
साथ साथ 40 to 50% अगर आ रहा है तो आईसीटी और निफ्टेम में आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये याद रखना है। तो वी आर गोइंग टू डील, हम लोग जो पढ़ेंगे गेट की तैयारी करेंगे जो, उसमें हम लोग टारगेट करेंगे मोर देन 70% और 80%। इसमें टारगेट करना है, हम लोग को कट ऑफ पार नहीं करना है, हम लोग को मैक्सिमम रीच आउट करना है कि हम लोग को अच्छा कॉलेज मिले। सो दिस इज द टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर फूड टेक्नोलॉजी फॉर द स्टूडेंट। क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ये सबसे जरूरी होता है। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ। तो इन सब चीजों को, ये सब ट्रिक्स एंड ट्रिक्स है कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस क्या क्या है आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। यू नो द सिलेबस कवर्ड, कि क्या सिलेबस है, कितना पढ़ना है। गो थ्रू द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको, उनके थ्रू आपको जाना होगा कंप्लीट। साथ साथ कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर को भी आपको सॉल्व करना होगा ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। उसके बाद कवर ऑल द बेसिक टॉपिक्स ऑफ द कोर। देखिए हर एक सब्जेक्ट में, हर एक साइंटिफिक कंसेप्ट में, हर कुछ ना कुछ कोर टॉपिक होते हैं, उसमें जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हमेशा रेप्लिकेट किया जाता है आगे, हर एक यूनिट में उसका यूज होता है। तो आपको वैसे टॉपिक्स को, जो कोर टॉपिक्स कहे जाते हैं, उन पर वेल कमांड चाहिए ताकि यू कैन परफॉर्म वेल इन द ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। साथ साथ चूज द टॉपिक्स दैट आर मेन टू स्टडी फर्स्ट। देखिए कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का एनालिसिस किया जाता है तो वी कैन गेट इजिली एसेस कि विच टॉपिक आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर हम लोग को ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से टॉपिक हैं और उनको सबसे पहले पढ़ना है। सॉल्व एज मेनी प्रॉब्लम एज पॉसिबल, जितना प्रॉब्लम से भागना नहीं है। सबसे दिक्कत यही होती है कि प्रॉब्लम बनाने से हम लोग थ्योरी तो पढ़ते हैं, बट प्रॉब्लम के सोल्यूशन में हम लोग को कहते हैं अरे थ्योरी पढ़ लिया कोई नहीं, विल हैंडल और सॉल्व क्वेश्चन लेटर। लेकिन ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए। सारे के सारे प्रॉब्लम को हमको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। अपने आप को डेली टारगेट देना है, वीकली टारगेट देना है कि इस डे में हमको ये, इस यूनिट का या इस टॉपिक का इतना कवर करना है, इस यूनिट का इतना कवर करना है, पर डे के हिसाब से और पर वीक के हिसाब से। तो ये सबसे जरूरी है। 4 से 5 घंटे आपको क्लासेस के बाद, कोचिंग क्लासेस के बाद सेल्फ स्टडी करनी होती है, तो ये भी बहुत जरूरी है। रिवाइज द टॉपिक एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल अंटिल द परफेक्ट कमांड ऑन दैट टॉपिक। ये यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे बड़ी चूक कर देते हैं। वो तो टॉपिक को एक बार दो बार पढ़ लेंगे और उनको लगता है कि वी आर कॉन्फिडेंट एंड वी कैन हैंडल द प्रॉब्लम इफ द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, बट इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं आपको पता तो होता है कि ये मैं कर लूंगा या कर लूंगी, लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ ये चीजें नहीं हो पाती हैं। तो उसको आपको ध्यान देना होगा। मार्क्स फॉर द टफ क्वेश्चन, जो टफ क्वेश्चन, देखिए किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, इफ यू वांट टू पास एनी एग्जामिनेशन, देन नेवर एवर मेक द इजी क्वेश्चन रॉन्ग। आप अगर हल्के सवाल को गलत करेंगे तो आप एग्जाम से बाहर हैं। जो टफ क्वेश्चन है उसको भी देखिए, गलत तो कभी नहीं होने चाहिए, लेकिन टफ क्वेश्चन का मैक्सिमिटी ज्यादा होता है गलत होने का। तो आप अगर उस चीज को फोकस कर रहे हैं कि जो टफ क्वेश्चन है उन पर हम लोग मार्क करें और उन पर ज्यादा ध्यान दें, तो आपका रैंक बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। अगर एक एक टफ क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिया तो आपका रैंक कम से कम 1000-2000 आगे चला जाता है। तो वी हैव टू लुक इनटू इट आल्सो। साथ साथ इम्प्रूव फेथ इन योर सेल्फ, जो सबसे जरूरी चीज है कि अपने आप में विश्वास रखना है कि विल क्वालिफाई। अब ट्रांस आपके लिए क्या करेगा, what TransVG will do for you. So we cover all the syllabus for you. जो सिलेबस है वो कवर करेंगे, आपको क्लियर कंसेप्ट देंगे, बेसिक और एडवांस। जो कंसेप्ट है किसी भी टॉपिक के, उसका क्लियर और एडवांस कंसेप्ट जो है उसके बारे में क्लियर इंफेसिस होगी, जो आपको हमेशा हेल्प करेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपके थिंकिंग होराइजन को एक्सपेंड किया जाएगा, क्योंकि आप केवल यही टारगेट नहीं है कि आप गेट क्वालिफाई करके आप एडमिशन ले लीजिए। आफ्टर दैट एक्सेल इन योर फ्यूचर इज आवर प्रायोरिटी। सो अगर आपकी थिंकिंग होराइजन एक्सपेंड होती है तो इट विल बी आवर अचीवमेंट। अगर आप जिस इंस्टीट्यूशन में जाए अगर उसमें एक्सेल करते हैं तो हम लोग के लिए बेहतर होगा। इम्प्रोवाइज फेथ इन योर सेल्फ, हम लोग आपको अपने में विश्वास जो है वो भी बढ़ाने में हेल्प करेंगे कि आपका अपने में विश्वास कैसे हो। वीकली और मंथली टेस्ट होगा, होल सिलेबस की टेस्ट फिर होगी।
और एग्जामिनेशन का मॉक टेस्ट भी हम लोग लेंगे। ये तीनों हम लोग ने टेस्ट पर्सपेक्टिव के लिए किया है, ताकि जो जो यूनिट कवर होती जाए अकॉर्डिंगली आप उसके साथ साथ वैसे चलते रहें, ताकि कहीं डिस्क्रिपेंसी न रहे। और नोट्स, नोट्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जितनी जरूरत पड़ेगी, जितनी लगेगा कि हाँ ये इसमें आपको नोट्स की जरूरत है, तो वील make the notes and it is available for easily assessment, or you can look into it. So अब टेक अवे क्या रहा इस पूरे प्रेजेंटेशन का? टेक अवे क्या रहा? आप लोगों ने सोचा है कभी कि आज से 50 साल पहले हम लोग क्या खा रहे थे और आज से 30 साल बाद क्या खाएंगे? आप लोग सोचिएगा इस बात पर कि आज से 30 साल के बाद हम लोग का खान पान कैसा होगा। अगर आपके घर के सारे मेंबर डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं तो उस टेबल पे क्या क्या हो सकता है। और ये सोचना है एट ए फूड फूड टेक्नोलॉजिस्ट। आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन के सोचिए कि आज के 30 साल बाद आगे हमारे टेबल पे खाने का जो फूड आइटम्स होगा वो क्या होगा, कैसा होगा, क्या क्या हो सकता है उसमें। और आज से 50 साल पहले डाइनिंग टेबल पे जो चीजें रखी रहती थी वो कैसी थी। तो 50 साल पहले और 30 साल बाद 80 साल एवरेज लाइफ अगर 70-80 ईयर्स की देखे, तो एक आदमी जन्म से लेकर लास्ट तक अपने टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे फूड की डाइवर्सिटी जो देखता है, उसमें फूड टेक्नोलॉजी ऑलरेडी काफी सारी फूड टेक्नोलॉजी है। We will we still sit down at the table with family and friends enjoying the same sight and smell as we do now, or should we expect something completely different? मतलब अगर आज से 30 साल बाद हम लोग बैठते हैं टेबल पे अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, तो क्या आज जो फूड में फ्लेवर है, टेक्सचर है, एरोमा है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, क्या वो चीजें आज से 30 साल बाद होंगी कि उससे कुछ अलग होगा? ये सोचना है। क्योंकि देखिए, सोचने का होराइजन जैसे बढ़ेगा, तो वैसे वैसे आप साइंस में या फूड टेक हो या जो भी हो अपने फील्ड में आप एक्सेल करेंगे। तो ये चीज सोचना है। और विल ओवर प्रोडक्शन, ओवर पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज डिप्लीशन फोर्स अस टू मेक ड्रास्टिक चेंज इन आवर फूड डाइट। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में है, ग्लोबल पॉपुलेशन जो एक्सपोनेंशियली इनहांस हो रही है, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, ऑल द थिंग्स सप्रेस द फूड प्रोडक्शन। जैसे अगर हम लोग बात करें नॉर्मली ऐसे डिस्कशन में कि अभी से अभी रिपोर्ट आई है आपको एफएओ की, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, जो फ्रेश वाटर है, जो ड्रिंकेबल वाटर है, पिछले 30 सालों में उसका लेवल जो है 1.5 मीटर नीचे गया है। 1.5 मीटर। और भारत में ऐसे अब नहीं, यहाँ बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जिसमें कि पीने का पानी नहीं है। लोग को 4-4, 5-5, 10-10 किलोमीटर से पानी लेके आना पड़ता है। ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ रही है, सारा अर्बनाइजेशन हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हो रही है, जितने भी स्लजेज हैं सब वो गिर रहे हैं नदियों में, नदियों का लेवल कम हो रहा है। तो ये सारी तमाम चीजें हो रही हैं। एग्रीकल्चर इज नॉट एन इंडिपेंडेंट सेक्टर, इज डिपेंड अपॉन द सॉयल, वाटर, एटमोस्फेयर, इन्वायरमेंट, ऑल द थिंग्स। तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, तो क्या ओवर पॉपुलेशन और ये सब जो ड्रास्टिक चेंजेस हमारे अगल बगल हो रहे हैं, क्या हमारे आने वाले टाइम में इनका फूड टेक्नोलॉजी और फूड के कंपोजिशन पे कुछ चेंज पड़ेगा? वो चेंज पड़ेगा तो हमारे लिए कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, इसके बारे में भी हम लोग सोच सकते हैं। तो ये है टेक अवे। आप लोग इसको सोचिएगा कि क्या क्या हो सकता है, वी विल डिस्कस लेटर। और ये आपके थोड़ा सा जॉली करने के लिए कि आई विल नॉट इम्प्रेस विथ टेक्नोलॉजी अंटर आई कैन डाउनलोड फूड फ्रॉम द इंटरनेट। बात सही है कि जब तक हम टेक्नोलॉजी पे, मुझे तब तक भरोसा नहीं होगा जब तक मैं इंटरनेट से फूड को डाउनलोड नहीं कर सकता हूँ। तो दिस क्लास इज फॉर द योर डेमोन्स्ट्रेशन एंड इंट्रोडक्शन, एंड Yadav sir will tell you in the later class when we are going to start our syllabus. So thank you very much, and TransCG will always for you and help you to crack the GATE examination, and wish you good luck, and thank you very much.